हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो मैं जय वाछाणी आपका आप ही की चैनल में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं जीपीसीए के प्रीवियस ईयर पेपर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो उसी सेक्शन में मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ जीपीएससी के द्वारा आरएनबी डिपार्टमेंट के लिए लिया गया असिस्टेंट इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए 2013 में जो पेपर लिया गया था उसके क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। वाकई में इस सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है। टोटल 80 क्वेश्चन है इस पेपर में। तो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें कितनी ब्रिक्स की आवश्यकता होती है। तो एक क्वेश्चन एक स्टैटिक का ही क्वेश्चन है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए आपको 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स मेशनरी वर्क के लिए। तो एक क्वेश्चन आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब के लिए आपको कितनी चाहिए, तो 1 मीटर क्यूब का नाप आपको पता होना चाहिए। एक ब्रिक्स का नाप आपको पता होना चाहिए। क्या होता है 90 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, ये होता है इसका नाप। तो आपको यहाँ पे ये मीटर है तो आपको इस सारी यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है 0.19 0.09 एंड 0.09। सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 500। ओके। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहेगी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए? 75 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 75। अगला क्वेश्चन है गुड क्वालिटी स्टोन एब्जॉर्ब वाटर लेस देन। जो गुड क्वालिटी स्टोन होता है वो कितने परसेंटेज से कम पानी एब्जॉर्ब करता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20% से कम पानी जो गुड स्टोन है वो एब्जॉर्ब करता है। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक्स अर्थ इज। गुड क्वालिटी ब्रिक्स जो होती है उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो सिलिका इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। यहाँ पे ऑप्शन में है मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया येलो कलर देता है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। और एल्यूमिनिया क्या देता है यहाँ पे? तो एल्यूमिनिया आपको प्लास्टिसिटी देता है। ठीक है। और लाइम हमें ब्रिक्स में अलाउ नहीं करते क्योंकि ये क्या है वॉल्यूम चेंज दिखाता है, तो ब्रिक्स में क्रैक और ये सब कुछ क्रिएट कर सकता है। द मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज दैट। मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल किसकी है? तो जो हार्ड होगा उसकी होगी। यहाँ पे क्या है हार्ड रॉक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हार्ड रॉक्स। ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट्स। ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंडेशन के लिए अनसुटेबल है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक चेंज दिखाती है। मॉइस्चर के वजह से वो ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक चेंज दिखाती है, इसके लिए वो अनसुटेबल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्रॉपर्टी टू अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक चेंज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। अगला क्वेश्चन है पाइल फाउंडेशन इज जनरली प्रोवाइडेड इफ सोइल इज। पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं जब सोइल कैसी हो? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। कंप्रेसिबल हो, वाटरलॉग हो और मेडअप हो, इस सब के लिए हम पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन कैविटी वॉल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर। कैविटी वॉल किस के लिए प्रोवाइड की जाती है? हीट इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस, सभी चीज के लिए हम कैविटी वॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। द कॉन्क्रीट स्लम्प रिकमेंडेड फॉर कॉलम। कॉलम के लिए कॉन्क्रीट का स्लम्प क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 75 to 125 mm एक स्लम्प होना चाहिए वैल्यू
कंक्रीट के लिए। स्लम टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? वर्केबिलिटी के लिए। ठीक है गाइस। कंक्रीट मेनली कंजिस्ट ऑफ, कंक्रीट में मेनली क्या होता है? तो कंक्रीट में सीमेंट भी होता है, एग्रीगेट, एडमिक्सचर एंड वाटर, सब कुछ होता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर। वाटर सीमेंट रेशियो में जो पानी की क्वांटिटी है वो हम किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं? तो एक बैग के रिस्पेक्ट में हम, एक बैग सीमेंट के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे बताते हैं पानी की क्वांटिटी, और एक बैग का वजन क्या होता है? 50 kg। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50 kg। IS कोड इज स्पेसिफाइड दैट फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर। IS कोड ने स्पेसिफाई किया है कि कंक्रीट की फुल स्ट्रेंथ कितने दिनों में आ जाएगी? आंसर हो जाएगा 28 days। ओके गाइस। नेक्स्ट वन इज स्टील जनरली यूज्ड इन आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क में जो स्टील यूज होता है वो होता है हमारा हाई टेंशन स्टील। ओके। अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ मेन बार इन आरसीसी कॉलम शेल नॉट बी। जो आरसीसी कॉलम का जो मेन डायमीटर होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे 12 mm इसका आंसर हो जाएगा। 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। द मिनिमम क्लियर कवर फॉर आरसीसी कॉलम, कॉलम के लिए मिनिमम क्लियर कवर क्या होता है? तो यहाँ पे ग्रेटर ऑफ 40 mm या डायमीटर, ये होता है इसका क्लियर कवर मिनिमम। द वर्टिकल मेंबर प्रोवाइडेड इन अ डोर फ्रेम इज कॉल्ड। जो डोर फ्रेम होता है उसमें जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पोस्ट। वर्टिकल मेंबर को क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पब्लिक बिल्डिंग द मिनिमम ट्रेड विथ शुड बी। मिनिमम ट्रेड विथ क्या होती है पब्लिक बिल्डिंग्स में? तो मिनिमम ट्रेड विथ होती है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है द फ्रॉग इज रिलेटेड विथ। फ्रॉग किससे रिलेटेड है? तो फ्रॉग रिलेटेड है ब्रिक्स से। जो ब्रिक का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको वहां पे जो भी होता है उसको हम फ्रॉग कहते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ ट्रेड बियॉन्ड द राइजर इज कॉल्ड। जो प्रोजेक्शन होता है ट्रेड का राइजर के बाद में उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? तो इसको हम कहते हैं नोजिंग। डीपीसी में बी डैम प्रूफ कंक्रीट किस तरीके से हो सकता है? तो ये वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। द विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ पे जो विंडो प्रोवाइड की जाती है बिल्डिंग में उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्काईलाइट विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विथ फॉर्मेशन ऑफ अ रोड मीन्स द विथ ऑफ। विथ फॉर्मेशन विथ हम किसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। मालूम है आपको जो पेमेंट प्लस शोल्डर होते हैं उसको हम फॉर्मेशन विथ बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ ड्राइवर टू स्टॉप द व्हीकल मूविंग विथ डिजाइन स्पीड द डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? तो परसेप्शन टाइम, ब्रेक रिएक्शन टाइम, इफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड सरफेस एंड व्हीकल, सभी चीजों पे डिस्कस करता है, डिपेंड करता है। आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑल ऑफ दी अबोव। ड्राइविंग व्हीकल ऑन वेट सरफेस रोड इज डेंजरस बिकॉज आपका जो व्हीकल है वो हो जाएगा स्कीड हो जाएगा, इसलिए वो डेंजरस है। ट्रैफिक सेंसर इज कैरिड आउट फॉर। ट्रैफिक सेंसर किसके द्वारा कैरिड आउट किया जाता है? किस तरीके से कैरिड आउट किया जाता है? तो डिफरेंट स्टडीज यहाँ पे आपको दी गई है। इस सभी स्टडी का हम यूज करके ट्रैफिक सेंसर कैलकुलेट करते हैं। स्पीड एंड डिले स्टडी, रोड पार्किंग स्टडी, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी एंड ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबोव। अ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द कलेक्टिंग।
कंस्ट्रक्शन शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कलेक्टिंग व्हाट, सभी चीज की आवश्यकता होगी यहाँ पे, जो भी मेंशन है यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑपरेशन भी हमें मालूम होने चाहिए, आउटपुट ऑफ लेबर जानना चाहिए हमें, आउटपुट ऑफ मशीनरीज भी पता होनी चाहिए, एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम पता होनी चाहिए। इससे हम शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द साइट रिस्पॉन्सिबल, साइट रिस्पॉन्सिबल पूछा है यहाँ पे, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क पे? असिस्टेंट engineer. The highest point of an arc is called, highest point जो आर्क का होता है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे क्राउन। क्या कहेंगे यहाँ पे? क्राउन कहते हैं उसको। लोअर एज ऑफ द इंक्लाइंड रूफ सरफेस इज कॉल्ड, लोअर एज को क्या कहते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे ईव्स कहते हैं। आप सबको मालूम है, जैसे ऐसे कोई ट्रस है यहाँ पे, जो यहाँ पे पार्ट होता है ना, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं ईव्स। ठीक है। The property of fresh concrete in which the water in the mix tend to rise to the surface, जो surface पे water आ जाता है after the concrete को हम प्लेस कर देते हैं, बाद में जो भी ऊपर water आ जाता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। जो सतह पे water आ जाता है उस चीज को हम ब्लीडिंग कहते हैं। मेन होल इज जनरली प्रोवाइडेड, मेन होल कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं? तो मेन होल आर बेंड जंक्शन एंड, जहाँ पे भी ग्रेडियंट चेंज होता है वहां पे हम प्रोवाइड करते हैं। ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर हो जाएगा। अ जीआई पाइप हैज अ कोटिंग, जीआई पाइप में किसका कोटिंग होता है? जो जीआई का मतलब ही होता है गैल्वेनाइज आयन। ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब ही होता है जिंक का कोटिंग चढ़ाना, तो जिंक हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट फॉर, जिप्सम हम किस लिए कंक्रीट में ऐड करते हैं? तो जिप्सम हम ऐड करते हैं सेटिंग को रिटार्ड करने के लिए। द स्ट्रेचर बॉन्ड इन अ ब्रिक्स masonry can be used only when the wall is, स्ट्रेचर बॉन्ड हम किस, स्ट्रेचर बॉन्ड जो ब्रिक मेशनरी में हम कब यूज करते हैं? तो जब हम सिंगल ब्रिक्स का जो भी कंस्ट्रक्शन करना है तभी हम स्ट्रेचर बॉन्ड यूज करते हैं। आप जैसे आप लोग को पता है, ऐसे कोई वेट, ऐसे कोई ब्रिक्स है तो इसको हम हेड पार्ट कहते हैं, हेडर, और इसको कहते हैं हम स्ट्रेचर। ठीक है। जब सिंगल होल का हमें काम करना होता है, सिंगल ब्रिक्स, ओके, तब हम इसको यूज करते हैं। सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेग्रीगेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सेग्रीगेशन रिस्पॉन्सिबल है हनीकॉम्ब कंक्रीट के लिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट नॉट रिकमेंडेड बाय IS 456, IS 456 आरसीसी का कोड है, वो हमें कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड नहीं करता है? तो M500A रिकमेंडेड नहीं करता है। अ फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर इज नॉन एज, जो भी फिनिशिंग का फाइनल ऑपरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ट्रैवलिंग। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? जहाँ पे कंटिन्यूस कंक्रीट वर्क करना होता है वहाँ पे हम कुछ कुछ डिस्टेंस पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन से काम में हम ये प्रोवाइड करते हैं? तो ये हम रोड में भी प्रोवाइड करते हैं, रिटेनिंग वॉल में भी प्रोवाइड करते हैं,
लाइनिंग ऑफ कैनाल में भी इसका यूज होता है और लाइनिंग ऑफ टनल्स में भी इसका यूज करते हैं हम। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। Expansion joints are provided if the length of the concrete structure exceed। एक्सपांसन जॉइंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है जब आपके कंक्रीट जो आप करते हैं उसकी लेंथ कितने से बढ़ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 45 मीटर। 45 मीटर से एक्सीड हो जाएगा तो आपको एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। रिक्स वॉज सेग्रीगेशन इज मोर फॉर। सेग्रीगेशन का रिक्स सबसे ज्यादा होता है किस चीज में? तो वेटर मिक्स, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट अगर आप यूज कर ले यार, अगर आपका जो ग्रेडिंग है और कोर्सर है फिर भी इसका रिस्क ज्यादा रहता है। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। ली कैटेलियर एपरेचर्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। ली कैटेलियर एपरेचर्स किस चीज के लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है साउंडनेस ऑफ सीमेंट की टेस्टिंग के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ पैसेज ऑफ टाइम। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ समय जाते क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, क्या होती है? तो जैसे समय बढ़ता है वैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। द परसेंटेज ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ द ग्रॉस सेक्शन एरिया इन स्लैब। यहाँ पे स्लैब नहीं होगा, यहाँ पे स्लैब्स होगा। स्लैब में मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए? तो कि 0.12% मिनिमम रेनफोर्समेंट होना चाहिए। रिब्ड स्लैब इज प्रोवाइडेड फॉर। रिब्ड स्लैब किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? अकोस्टिक इंसुलेशन के लिए रिब्ड स्लैब प्रोवाइड किया जाता है। पाइल्स आर यूजुअली ड्रिवन बाय। पाइल कैसे ड्रिवन की जाती है? तो पाइल ड्रिवन करने के मेथड से डीजल ऑपरेटेड हैमर के द्वारा भी पाइल की जा सकती है, ड्रॉप हैमर के द्वारा भी, और सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के द्वारा भी आप पाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विद द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील। अगर स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ जाए तो आपको क्या देखने को मिल सकता है? अगर स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ गई तो आपका स्टील हो जाएगा ब्रिटल। क्या हो जाएगा? स्टील में परसेंटेज इंक्रीज इन कार्बन इन स्टील, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटल हो जाएगा। अगर डिक्रीज होती है तो डक्टाइल हो जाएगा। बढ़ जाएगा तो ब्रिटल हो जाएगा, और अगर घट गया तो डक्टाइल हो जाएगा। pH वैल्यू ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इन कंक्रीट सेल जनरली बी। pH वैल्यू वाटर का क्या होना चाहिए कंक्रीट वर्क के लिए? तो कम नहीं होना चाहिए 7 से। 7 से कम होने पर क्या हो जाता है? आपका पानी एज एसिड एक्ट होता है। The grade of reinforcement concrete to be used in sea water on structure exposed to sea water। उसमें हम कौन सा ग्रेड यूज करते हैं इस कंडीशन में? इस कंडीशन में हम यूज करते हैं M30 ग्रेड। पार्टीशन वॉल इज अ डिजाइन टू कैरी। पार्टीशन वॉल क्या कैरी करने के लिए डिजाइन होती है? तो पार्टीशन वॉल हम किसी भी लोड को कैरी करने के लिए डिजाइन नहीं करते, ना लाइव लोड के लिए, ना रोलिंग लोड के लिए, ना विंड लोड के लिए। इसका नाम ही पार्टीशन वॉल है, तो हम इसको सिर्फ जो भी कमरा होता है उसका पार्टीशन क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हैं। लोड केयरिंग में इसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। डैम्पनेस इज अ बिल्डिंग इज कॉज्ड बाय। डैम्पनेस बिल्डिंग में क्यों आती है ये आपको पता होना चाहिए। क्यों आती है यहाँ पे डैम्पनेस? तो डैम्पनेस आती है ग्राउंड मॉइस्चर की वजह से, रेन वाटर की वजह से, और डिफेक्ट, अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट है तो वहां से भी पानी आ सकता है, तो वो भी इसका रीजन बन सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज फाउंड आउट बाय। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्टोन की हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो क्रशिंग स्ट्रेस के द्वारा ही हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं।
एज पर IS कोड पर्लिन आर डिजाइन एज, IS कोड के मुताबिक पर्लिन डिजाइन होता है किस तरीके से, तो पर्लिन का डिजाइन हम कंटिन्यूअस बीम की तरह करते हैं। While calculating the dead load of the building, the weight of bricks masonry taken as 1920 kg पर मीटर क्यूब हम ब्रिक्स मेसनरी का डेड लोड लेते हैं। टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज्ड ऑन वीकर सोइल, वीक सोइल पे हम कौन से फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, वहां पे कॉलम, ग्रिलेज एंड राफ्ट, ये तीनों फाउंडेशन हम यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव हम हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ सेंट्रल लोड द बेंडिंग मोमेंट विल बी, सिंपली सपोर्टेड बीम आपको दिया गया है, वहां पे सेंट्रल लोड दिया गया है, तो बेंडिंग मोमेंट विल बी, बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, सेंटर पे लिस्ट होगी, सपोर्ट पे लिस्ट होगी, सपोर्ट पे मैक्सिमम होगी या सेंटर पे मैक्सिमम होगी, क्या होगा इसका आंसर। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है सेंटर पे, एंड सपोर्ट पे क्या ज्यादा होता है, तो क्या होता है ज्यादा, शियर स्ट्रेस, यानी कि वहां पे ज्यादा होगा, वो शियर फोर्स वहां पे ज्यादा होने वाला है सपोर्ट के ऊपर। द रेड कलर ऑफ द ब्रिक्स इज ड्यू टू, रेड कलर किसकी वजह से है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आयरन ओर्स का ऑक्साइड की वजह से। होलो ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर, होलो ब्रिक्स किस के काम के लिए हम यूज करते हैं, तो होलो ब्रिक्स हम थर्मल इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं। 100 square meter of the roof surface, the area of AC corrugated sheet required will be, कितनी मतलब चाहिए सीट्स, 100 स्क्वायर मीटर का मेरा रूफ एरिया है, तो मुझे कितनी एस्बेस्टोस कोरुगेटेड सीट मुझे चाहिए, वहां पे मुझे इसका एरिया बताना है, तो क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 100 स्क्वायर मीटर अगर रूफ है हमारा, तो एसी कोरुगेटेड सीट का एरिया क्या होगा, तो तकरीबन 10% बढ़ जाता है, तो इसका एरिया यहाँ पे अराउंड 115 के करीब हो जाएगा। रूफ हैविंग अ स्लोप इन ऑल 4 डायरेक्शन, वहां वो रूफ जिस पे चारों ओर स्लोप हो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे रूफ को हम कहते हैं हिप्ड रूफ। ओके, द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट increase with the decrease in the size of aggregate, is independent of size of aggregate, increase with increase in the size of aggregate, क्या होगा इसका आंसर। तो हम किसी भी एक चीज को बढ़ा के कंक्रीट की डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हम यहाँ पे रखेंगे नन ऑफ दी अबव। फ्लोरिंग प्रिफर्ड फॉर डांसिंग हॉल, डांसिंग हॉल के लिए हम कौन सी फ्लोरिंग प्रिफर्ड करते हैं, टिम्बर फ्लोरिंग प्रिफर करते हैं हम डांसिंग जो स्टेज बनाते हैं उसके लिए। वीप होल आर प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग एंड ब्रिस्ट होल टू, वीप होल क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो वीप होल हम प्रोवाइड करते हैं ड्रेन ऑफ दी वाटर फ्रॉम दी फिलिंग। सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर फॉर 100 स्क्वायर मीटर इन, ये रेशियो दिया गया है यहाँ पे, और प्लास्टर की बात की है जो 12 mm थिक है और एरिया है 100 स्क्वायर मीटर का, इसमें हमें सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है। तो मैं आपको इसको निकालना सिखाता हूँ कैसे इसकी क्वांटिटी निकाली जाती है। तो पहले आपको पहला स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला स्टेप आपको यह करना है कि पहले वॉल्यूम निकाल लेना है। तो 100 स्क्वायर मीटर है यहाँ पे और 12 mm है, तो उसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट करके लिख दूंगा। तो यहाँ पे कुछ 1.2 मीटर क्यूब मेरा यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। अब हमें बाकी सब चीज़ भी ध्यान में लेनी होगी, क्योंकि वहाँ जो अगर आप प्लास्टर करते हैं तो उसमें वॉल पे जॉइंट्स होते हैं और सरफेस भी अनइवन होता है, तो अन अन्य अनइवन सरफेस एंड जॉइंट्स की वजह से हम अपना वॉल्यूम जो कि 30% इंक्रीज करेंगे, यानी कि 30% आपको और ऐड करना होगा इसमें, यानी कि 1.2 मीटर क्यूब जो आपका वॉल्यूम है
उसमें मुझे 1.2 का 30% ऐड करना होगा। 12 तेरी 36, यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 1.2 प्लस 0.36, यानी कि क्या हो जाएगा 1.56। और एक और चीज़ आपको ध्यान में लेनी है, आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना है तो आपको अगर वेट करेंगे तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा, तो ड्राई में वॉल्यूम उसका कितना ज़्यादा होगा, ड्राई में वॉल्यूम आपको उसका 25% ज़्यादा लेना होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर 1.56 आंसर आया है तो उसका 25% ऑफ दी 1.56 आपको लेना पड़ेगा। मतलब हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1.56 प्लस 0.39 के करीब आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1.95 आया है तो इसको तकरीबन हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अब आप सीमेंट का एरिया सीमेंट का वॉल्यूम जो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैसे करते हैं हम, यहाँ पे 2 रेशियो है तो यहाँ पे 1+2 यानी कि सीमेंट सैंड हमें फाइंड आउट करना है सीमेंट का, तो यहाँ पे उसका रेशियो 1 है और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम हमने ये अपडेटेड वॉल्यूम निकाला, वो यहाँ पे कैलकुलेशन में लेंगे यहाँ पे 2, क्या आंसर 2/3। अब इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो हम इसके साथ इसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये सीमेंट की डेंसिटी का वैल्यू है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 960 केजी। अब हमें यहाँ पे बैग में आंसर पूछा है तो एक बैग 50 किलो की होती है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे तकरीबन 20 बैग्स के करीब आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 बैग्स का आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको अपने कैलकुलेशन अपने से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और देखिए कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। इसका आंसर है यहाँ पे 3 मीटर क्यूब। जिस जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया कॉपी टू कॉपी कैलकुलेशन आपको इसके लिए यहाँ पे करनी है, तो आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको टोटल ड्राई वॉल्यूम ही पूछा है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि आप सीमेंट की क्वांटिटी निकाले, वो क्वांटिटी निकाले, कुछ नहीं पूछा है। आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको। पहले मैंने क्या किया था, 30% ऐड किया था, बाद में 25% ऐड किया था, इससे हमारा टोटल वॉल्यूम निकल गया था ना यहाँ पे। उस तरीके से आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, इतनी प्रोसीजर आपको करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। इंटरमीडिएट सपोर्ट इन ब्रिज, जो ब्रिज में इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पियर्स कहते हैं, पियर्स। रिटर्न विंग वॉल आर कॉमनली यूज्ड वेयर द एम्बैंकमेंट ऑफ द अप्रोच। रिटर्न विंग वॉल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे एम्बैंकमेंट का अप्रोच जहाँ पे हाई होता है, यहाँ पे वहाँ पे हम रिटर्न विंग वॉल यूज करते हैं। द अपर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द डोर, जो डोर का टॉप मोस्ट पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है हॉरिजॉन्टल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेड। डोर यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर गैरेजेस, शॉप्स, गोडाउन्स आर नोन एज। जो डोर गैरेजेस, शॉप्स एंड गोडाउन से प्रोवाइड की जाती है, कौन से डोर होते हैं वो, क्योंकि रोलिंग स्टील डोर हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगला है द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स का अप्रोक्सीमेट वेट क्या होता है, वेट होता है 3.2 kg। कॉमन बेस फॉर अप्लाइंग पेंट ऑन वुड, वुड में जो हम पेंट अप्लाई करते हैं उसका कॉमन बेस क्या होता है, उसका कॉमन बेस होता है वाइट लीड। टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट एज अ, टर्पेंटाइन ऑयल हम पेंट में यूज करते हैं एज अ थिनर, थिनर हम इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग मोर्टार जॉइंट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मैसनरी होल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, आफ्टर द जो भी अगर ऑपरेशन हम फिनिशिंग का जो अप्लाई करते हैं मेसोनरी वॉल के कंप्लीशन के बाद में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंटिंग। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइन, ड्यूरेबिलिटी हमें इससे पता चल जाती है, साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट है, ड्यूरेबिलिटी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी। चेक करने के लिए हम स्लम टेस्ट का यूज करते हैं कंक्रीट में। बैडली मिक्स सीमेंट कंक्रीट रिजल्ट,
अगर सीमेंट कंक्रीट को अगर बैडली मिक्स किया जाए तो क्या रिजल्ट होगा? तो उसका सेग्रीगेशन हो जाएगा। बिट्यूमिन इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम, बिट्यूमिन किस में से हमें मिलता है, कहाँ से हम मिलता है उसको? बिट्यूमिन हमें मिलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से। IS 456 specification safe diagonal tensile stress for M150 grade concrete। सेफ डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन कास्टिंग द रिब्स ऑफ स्लैब। मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 mm। According to IS 4561978, the thickness of the reinforcement concrete footing on piles at the edge is kept less than 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पाइल की बात की है तो 30 सेंटीमीटर, अगर नॉर्मल फुटिंग होता तो 15 सेंटीमीटर। याद रखना है पाइल के लिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर और नॉर्मल फुटिंग सॉइल फुटिंग के लिए 15 सेंटीमीटर। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल शुड बी, तो हिल पे मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हो जाएगा 10%। तो ये थे हमारे टोटल 80 क्वेश्चंस जो हमने तकरीबन 33 मिनट्स के अंदर निपटा दिए हैं। और ऐसे ही आपको ऐसे इजी क्वेश्चन में टाइम पास नहीं करना है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2013 के पेपर में, तो ऐसे ही क्वेश्चन में पेपर्स में लाता रहूँगा इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे पेपर आने वाले हैं जो आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट देंगे, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे और आपको पता चलेगा कि पास्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके बेस पे आप आगे की प्रिपरेशन अपनी शार्प कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।